इस वीडियो की शुरुआत मैं करता हूं 3 कंट्रोवर्शियल बातें बोल के। पहला, आप कितने अमीर हैं ये बात आप नहीं, आपकी सरकार डिसाइड करती है, क्योंकि आपके बैंक में रखा पैसा ऐसे चोरी हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। दूसरा, सरकारों को कई बार इन्फ्लेशन बहुत पसंद आती है क्योंकि उससे ग्रोथ दिखाई देती है। तीसरा, आप सुनते होंगे रुपए की कीमत गिर गई, अरे अब मैं क्या करूंगा, डर जाते हैं। कई बारी सरकारें ये काम जानबूझकर करती हैं। ये बातें अभी कंट्रोवर्शियल लगेंगी, वीडियो एंड होने तक ना सिर्फ आप इससे अग्री करेंगे बल्कि दूसरों को शेयर कर करके आप ही बता रहे होंगे। प्लस इस वीडियो के दौरान आपको 750 रुपए के यूएस स्टॉक फ्री में मिल सकते हैं, तो इस वीडियो को जरा थोड़ा ध्यान से देखना। अब बात इन्फ्लेशन की शुरू हुई है तो इन्फ्लेशन पर ही डिस्कस करते हैं। यूएस के अंदर 40 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। भारत में पिछले 8-10 साल में मैक्सिमम इन्फ्लेशन है। एक वीडियो मैंने बनाया था 1 साल पहले, वहां पर आपको अलग अलग तरह की इन्फ्लेशन समझाई थी, मगर आज के इस वीडियो में बात है सिर्फ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। यह इंडेक्स 3 चीजों से मिलकर बनता है, फ्यूल, खाने पीने की चीज़ें और अदर कोर चीज़ें। इसमें खाने पीने की चीज़ें जैसे कि गेहूं, खाने पीने का तेल, इनका फैक्टर बहुत हाई होता है। दूसरा जो फ्यूल है उसका थोड़ा सा कम होता है, और बाकी जो अदर कोर चीज़ें उनका भी जो वेट है, उनका भी जो फैक्टर है वो भी बहुत हाई होता है। यानी कि अगर फ्यूल के प्राइस बढ़ते हैं थोड़े से तो इन्फ्लेशन पर उतना इफेक्ट नहीं आएगा, बट अगर खाने पीने की चीज़ों के बढ़ने लगे तो इन्फ्लेशन पर बहुत इफेक्ट आएगा। हमारी आरबीआई ये कहती है कि 1 साल के अंदर इन्फ्लेशन 4% होनी चाहिए, ±2% चलेगा, मतलब कि 2% से नीचे ना जाए और 6% से ऊपर ना जाए। लेकिन पिछले 2-3 सालों में ये इन्फ्लेशन कभी 4% थी ही नहीं, हमेशा 4% से ऊपर थी, और कई बारी तो उसने 6% का रिकॉर्ड तोड़ा है। अप्रैल मई में तो हद हो गई जब इन्फ्लेशन 7%, 8% पहुंचने लगी और आरबीआई ने रेपो रेट को रिवाइज करा। अब ये 7%, 8% का मतलब क्या होता है यार इन्फ्लेशन का? सिंपल सा फंडा है। पिछले साल सपोज करो आपके पास 100 रुपए थे, आप उस समय 100 रुपए की कोई चीज़ खरीद सकते थे, इन्फ्लेशन लगी 7%, वो चीज़ अब हो गई है 107 रुपए की। आपके पास जो 100 रुपए थे वो आपने होशियारी में बैंक में रख दिए थे, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया 4% का। अब आप बैंक से वापस लाएंगे 104 रुपए, लेकिन वो सामान हो गया है 107 रुपए का। तो जो 3 रुपए आपके पास कम पड़ रहे हैं ना, वही है इन्फ्लेशन, और वही है इन्फ्लेशन का आप पर इंपैक्ट। और ऐसे ही बैंक में रखे रखे आपके पैसे चोरी हो रहे हैं। मगर ये बातें इससे भी कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, जो हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। अभी इन्फ्लेशन की बात अगर आप समझ गए हों तो एक चीज़ और सुनिए, सरकार और सेंट्रल बैंक इन दोनों के बीच में इन्फ्लेशन को लेकर हमेशा ठनी रहती है। उसका कारण यह है कि सरकारें ये सोचती हैं अगर इन्फ्लेशन है तो जीडीपी की ग्रोथ भी तो ज़्यादा दिखेगी तो वो चार्ट बनाकर हम वोट भी तो मांग पाएंगे। लेकिन आरबीआई ये कहती है एक हद तक ये ठीक है, लेकिन अगर इससे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ने लगी तो हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, रेपो रेट को रिवाइज करेंगे, मार्केट से पैसा वापस खींचेंगे ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। और यहीं से आरबीआई और सरकारों के व्यू पॉइंट डिफर कर जाते हैं, क्योंकि सरकार में बैठे हैं नेता जिनको चाहिए वोट, उन्हें नहीं फर्क पड़ता इकोनॉमी कहाँ जा रही है। इसीलिए तो कई कई देशों ने नोट छाप छाप के पूरी इकोनॉमी ध्वस्त कर दी, और इसीलिए शायद सेंट्रल बैंक के ऊपर पॉलिटिकल जो कंट्रोल है उसको ना रखने के लिए उसको सरकार से अलग रखा जाता है। अच्छा, ज़्यादा हैवी हो गया क्या? चलो थोड़ा सा इसको टोन डाउन करते हैं, सिंपल बातों पर वापस लौटते हैं। सवाल यह है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो क्यों? सिंपल डिमांड और सप्लाई का गेम है। जहां जहां पर जिस भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसका प्राइस अपने आप ऊपर जाने लगता है, और जहां पर सप्लाई बहुत बढ़ती है उसका प्राइस नीचे आने लगता है। बट क्या हो कि अगर सप्लाई कम होती जाए और डिमांड बढ़ती जाए तो बहुत तेज़ी से चीज़ों के प्राइस बढ़ेंगे। बस एग्जैक्टली यही हुआ है पिछले 1-2 सालों में। देखिए, जहाँ जहाँ से सप्लाई आती थी, सप्लाई चेन्स जो थी, चाइना स्पेशली और बाकी वर्ल्ड में, ग्लोबल कोविड लॉकडाउन के जरिए सप्लाई चेन तो तहस नहस हो गई। अभी रशिया यूक्रेन का विवाद छिड़ गया तो वहाँ से जो गेहूं आता था, सनफ्लावर ऑयल आता था, उस सब की भी सप्लाई ठप हो गई, तो सप्लाई एकदम कम होती जा रही है। और वहीं डिमांड, लॉकडाउन खुल गए हैं तो लोग अपना सड़कों पे निकल रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं, तो डिमांड शॉर्ट अप कर रही है। इसके बीच में जब लॉकडाउन था तब सरकारों ने पैसे भी प्रिंट करने शुरू कर दिए। ऐसी ऐसी हेडलाइन आपको देखने को मिलती है डॉलर से रिलेटेड, तो पैसे की भी सप्लाई ज़्यादा हो गई, तो ज़्यादातर लोगों के पास पैसा पहुंच रहा है तो और डिमांड शॉर्ट अप कर रही है। सप्लाई लगातार कम हो रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, तो प्राइसेस क्या होंगे? अपने आप शॉर्ट अप करेंगे और इन्फ्लेशन बढ़ती चली जाएगी। यही है मेन रीज़न जो अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। मगर इन्फ्लेशन के टॉपिक पर हम अटक के थोड़ी बैठेंगे, हमें तो अब ये भी समझना है ना कि आपका पैसा कमज़ोर क्यों हो रहा है। उसके लिए हमें डॉलर को समझना होगा, रुपी और डॉलर के रिलेशन को समझना होगा, चाइनीज़ युआन का केस देखना होगा और रशियन रूबल का केस देखना होगा, और ये सारे बड़े इंटरेस्टिंग केस हैं। इन सब के बारे में आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, मगर उससे पहले मीट द सेगमेंट स्पॉन्सर IND मनी। देखो, आप ये वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहे हो, जाके अमेजॉन से शॉपिंग करते होगे
होगे, नेटफ्लिक्स चलाते होगे, एप्पल का फ़ोन होगा या फिर एंड्रॉयड डिवाइस होगी आपके पास, ये सारी की सारी टेक कंपनीज यूएस में बैठी हैं। और अगर इन टेक कंपनीज की ग्रोथ स्टोरी में आपको पार्टिसिपेट करना हो तो आप भारत में बैठे पहले बहुत मुश्किल होती थी, बड़ा कॉम्प्लेक्स था इनके शेयर खरीदना, लेकिन आईएनडी मनी ने इस चीज़ को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया है। अब आप सोच रहे होगे इतनी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, मैं थोड़ी इनके स्टॉक खरीद पाऊंगा, तो बड़े महंगे होंगे। तो यूएस स्टॉक मार्केट की एक बढ़िया बात यह है कि आप फ्रैक्शनल शेयर खरीद सकते हैं, यानी एक शेयर का छोटा सा हिस्सा, और मार्केट्स वैसे ही डाउन है तो इनके शेयर प्राइसेस अभी ऑलरेडी बहुत कम है। और आईएनडी मनी के जरिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अकाउंट ओपनिंग से लेकर ब्रोकरेज या कमीशन, इन सब में आपको 0 पैसा पे करना पड़ता है, बिल्कुल फ्री हैं ये चीज़ें। तो आप वेट किस बात का कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाइए, 750 रुपीज़ के फ्री स्टॉक आप क्लेम कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप अपनी यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आप ये सब करिए और हम लौटते हैं अपने वीडियो में वापस। और अब आपको बताता हूँ कि आपका पैसा कैसे पड़े पड़े वीक हो जाता है, और कई बारी तो सरकारें ये काम करती हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। वो ज़माना याद है जब हम चीज़ों को बार्टर सिस्टम के जरिए तौलते थे? ज़्यादा पीछे आ गए क्या? चलो अच्छा, अशर्फियों वाले ज़माने में चलते हैं, जहाँ पर सोने और सिल्वर की अशर्फियाँ एक दूसरे को देकर लोग चीज़ें खरीदते बेचते थे। अब अशर्फियों के साथ दिक्कत यह है कि सपोज करो एक देश का राजा दूसरे देश के राजे के साथ बात कर रहा है और वो 10 किलो सोने के सिक्के भिजवा रहा है सामान खरीदने। अच्छा थोड़ी लगता है? तो फिर राजा लोगों ने एक चीज़ डिवाइस करी जिसे कहते हैं लीगल टेंडर। मैं धारक को इतनी अशर्फियाँ देने का वचन अदा करता हूँ। अगर आप नोटिस करें जो लैंग्वेज मैंने लिखी है वो आपके नोट में भी इस समय लिखी हुई है, क्योंकि आपका नोट भी एक लीगल टेंडर है। मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को आकर टीवी पर क्या कहा था? 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो जो नोट आपके पॉकेट में रखा है ये सरकार द्वारा इशूड एक लीगल टेंडर है, जिसपे सबको इसीलिए भरोसा है क्योंकि सबको सरकार पे इस बात का भरोसा है। जिस दिन ये भरोसा अगर टूट जाए उस दिन इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अब इस लीगल टेंडर के साथ दिक्कत एक ये थी कि जब इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो यूएस का भी लीगल टेंडर है डॉलर और भारत का भी लीगल टेंडर है रुपया, तो इनकी वैल्यू आपस में कैसे समझी जाए? तो बीच में कोई एक कॉमन चीज होनी चाहिए, उसे बनाया गया गोल्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड पूरी दुनिया ने अपना लिया। गोल्ड एक ऐसी मेटल है जिसकी सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड इतने हजारों सालों से है, तो लोगों ने कहा कि जितना आप पैसा प्रिंट करेंगे उतना गोल्ड आपके रिजर्व में होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी देश उठ के अपना अंधी पैसा प्रिंट करना शुरू कर दे। और जब ये वर्ल्ड वॉर हुई तब लोगों के पास जो गोल्ड रिजर्व थे, लोगों ने वो रिजर्व से गोल्ड निकाल निकाल के यूएस के पास पहुंचाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको वेपन चाहिए थे और यूएस वेपन बेचता था। ऐसी कंडीशन आ गई कि वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस के पास दुनिया भर का 60 से 70% जो गोल्ड रिजर्व था वो पहुंच गया। तो जब पहुंच गया तो यूएस ने कहा भैया डॉलर हमारा सबसे मजबूत, तो अब से डॉलर को ही ग्लोबल रिजर्व करेंसी बना दो। बना भी दिया गया। तभी आप देखते होंगे कि रुपया जब कमजोर होता है तो दिखाया जाता है कि 75 रुपए $1 में हो गया, क्योंकि डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी है। अब समझते हैं कि कोई भी करेंसी मजबूत या कमजोर कैसे होती है। जब भी कोई करेंसी मजबूत होती है उसे बोलते हैं एप्रिसिएशन हो रहा है, जब कमजोर होती है तो बोलते हैं डिप्रिसिएशन हो रहा है। यहां पर भी सिंपल डिमांड सप्लाई का गेम है। ग्लोबली अगर दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं तो वो अपनी करेंसीज को भी एक्सचेंज करती हैं। अब सपोज करो भारत से बहुत सारा सामान दूसरी कंट्रीज खरीद रही हैं, तो भारत को रुपए में अगर पे करें तो पहले उनको रुपया खरीदना पड़ेगा। रुपया खरीदेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज की जो मार्केट है उसमें रुपए की डिमांड बढ़ जाएगी, सब लोग रुपए खरीद रहे हैं, रुपए मजबूत होगा। और अगर भारत से कोई भी कोई चीज ना खरीद रहा हो तो कोई रुपए भी नहीं खरीदेगा। जब रुपए नहीं खरीदेगा उसकी डिमांड कम रहेगी तो रुपया कमजोर होगा। ये होता है सिंपल डिप्रिसिएशन या अप्रिसिएशन। डेली बेसिस पर रुपए की वैल्यू ऐसे ऊपर नीचे चढ़ती है। फिर दूसरा तरीका आता है डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन जो कि सरकारें जानबूझकर करती हैं। अब इसमें मैं आपको चाइना का एक केस समझाता हूं। आज से 2-4 साल पहले जब यूएस ने चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिए, चाइना से एक्सपोर्ट करना चीज़ें महंगा होने लगा, तो चाइना ने अपने जो युआन की कीमत है उसको कम कर दिया, उसको डिवैल्यूएट कर दिया। इसको लेकर बड़ा घमासान हुआ था। ट्रंप ने बोला था चाइना मैनिपुलेट कर रहा है अपनी करेंसीज को वगैरह वगैरह। लेकिन अपनी करेंसी की वैल्यू कम करने से फ़ायदा क्या है? बहुत बड़ा फायदा है, ध्यान से समझिए। करेंसी डिवैल्यूएट करने से आपका एक्सपोर्ट बढ़ता है और डोमेस्टिक मार्केट और ल्यूक्रेटिव हो जाती है। वो कैसे? सपोज करिए कि 100 रुपए $1 के बराबर है। आप 100 रुपए की कोई चीज़ यहाँ से बेचेंगे तो यूएस में बैठा इंसान $1 में वो चीज़ खरीद लेगा। आपने अपनी करेंसी डिवैल्यूएट कर दी। अब $1 में 200 रुपए आ सकते हैं, तो वो आपका सेम सामान डबल खरीद सकता है $1 खर्च करके, तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ गया।
दूसरी चीज़ क्या हुई, अब $1 में 200 रुपये आते हैं, यानी कि अगर आप कोई $1 की चीज़ यहाँ से बैठकर मंगवाएंगे तो अब आपको डबल पैसा पे करना पड़ेगा। तो जो यहाँ से बैठा इंसान पहले अमेरिका से कोई खरीदने की सोच रहा था, अब सोचेगा चलो लोकल मार्केट में मैं कोई डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूज़ कर लेता हूँ। तो दोनों ही तरह से डोमेस्टिक मार्केट के जो ल्यूक्रेटिवनेस है वो बढ़ती चली जाती है, और चाइना ने अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन इसीलिए किया। अच्छा, सरकारें चाहें तो अपनी करेंसी की वैल्यूज़ को स्ट्रांग भी कर सकती हैं। उसका सीधा सा एग्जाम्पल आप रशिया में देखिए। जब रशिया की लड़ाई हुई तो यूएस ने खूब सारे सैंक्शन कर दिए, तो रूबल कोई खरीदना बंद कर दिया, रशिया से एक्सपोर्ट रुक गए। रशिया ने कहा तेल किससे खरीदोगे, हमसे ना, रूबल में पे करना आपसे। अब चूंकि रूबल में पे करने की कंडीशन है, तो पहले उन कंट्रीज़ को जिन्हें तेल खरीदना है पहले रूबल खरीदना पड़ेगा, फिर उसके बाद रशिया को रूबल देना पड़ेगा, उससे तेल मिलेगा। तो रूबल की डिमांड मार्केट में बढ़ने लगी। तो जैसे ही रूबल गिरा था, उससे तेजी से रूबल ने रिकवर भी कर लिया। अब आप उन 3 स्टेटमेंट्स को ज़रा ध्यान से सोचो जो मैंने सबसे पहले बोले थे। पहली चीज़, आप कितने अमीर हैं ये आप नहीं, आपकी सरकार डिसाइड करती है। वो कैसे? डोमेस्टिक मार्केट में आप कितने अमीर हैं ये इन्फ्लेशन से डिसाइड होगा। चीज़ों का पैसा बढ़ता जा रहा है और आपका अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ रहा है तो फिर आप गरीब होते जा रहे हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में आप कितने अमीर हैं ये इस बात से डिसाइड होगा कि आपके रुपए की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में कितनी है, जो कि सरकारें घटाती बढ़ाती रहती हैं डिमांड सप्लाई के हिसाब से भी और कई बारी इंटेंशनली भी। तो दोनों ही चीज़ों से सरकारें डिसाइड कर रही हैं आप कितना अमीर हैं कितना नहीं। दूसरी चीज़, सरकार को कई बार इन्फ्लेशन पसंद आती है। इन्फ्लेशन से जीडीपी ग्रोथ दिखाई देता है। मैंने बताया ना, आरबीआई इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करता है एक लिमिट के बाद। सरकारें तो चाहती हैं अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो जीडीपी की ग्रोथ रेट दिखाई देगी। तीसरी चीज़, कई बारी सरकारें जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करती हैं, जिसे डिवैल्यूएशन कहा जाता है। अभी मैंने आपको चाइना का केस समझाया। अब वो जो कॉन्ट्रोवर्शियल बातें लग रही थी, अब लग रहा है ना कि आप उससे एग्री करते हो। अग्री करते हो तो वीडियो शेयर कर देना। उसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में IND मनी का लिंक है। मिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग दिस ऐप, और अगर आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे 750 रुपीज़ के स्टॉक भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो इन्हें चेकआउट करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।